स्किल्स की बात हो और क्लास शेख की नज़में पोएट्स, यू नो, अभी भाई मैं देख रहा था जॉन एलिया का खिताब दे दिया जॉन एलिया, इसका है राइटिंग स्टाइल इसका ऐसा ही है, शायराना स्टाइल है। जॉन एलिया से काम मिला है ये डिनाई कर दिया लेकिन ये रैप उसमें कहा गया भाई ये जॉन एलिया है भाई, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक कंटेंट था। आगे जाकर जब हिप हॉप की आवाम में घुसा, जब सुनना शुरू किया हमारे रैपर्स को, तो समझ में आया कि यार ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। सही है हमारे रैपर्स हमारे ही हैं, अपने जाती है, कोई मसला नहीं, वो भी हमारे ही हैं, सब अपने जाती है भाई। Guys, I'm just talking to my audience, you know, Shady Rules is coming, you know, and Lucky Nicks with a, you know, very brutal style of rapping, you know, Class J will be collaborating with Shady Rules and they will make their own fucking rules. नई किताब बनाएंगे, नई जायचे बनाएंगे, नए सिखारे निकालेंगे, फतवे आएंगे, तोहमतें लगेंगी, खड्डे होंगे, स्ट्रेट टॉक, ये वाइब्स नहीं। Hello, अस्सलाम वालेकुम guys, this is सजाद सिद्दीकी, मैं से लव रिस्पेक्ट पीस, you know, and I welcome you to Encyclopedia Hub Point of View session। और आज हमारे साथ दो बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं इंडस्ट्री के, and they have been representing hip hop rap genre for quite some time now in underground industry, in main commercial media too, और both star rappers में उन्होंने एक बहुत अच्छी पहचान दी है रैप म्यूजिक को कमर्शियली, and they have been recognized and और बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उन लोगों के बारे में। Everybody knows they are trending on YouTube everywhere। Well, आप लोगों की वर्चुअल जोरदार तालीम में I would like to introduce Class Sheikh and Lucky Nicks। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यार, you guys are looking amazing, handsome लग रहे हो। आप बहुत यूनिवर्सिटी का लौंडा बैठा है गाइस, यूनिवर्सिटी का लौंडा हमारे साथ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक आपने टैगलाइन लिखी थी और आपने बड़ी ही ना यूनिवर्सिटी का लौंडा ऑन किया है, यूनिवर्सिटी का ऐसा ऑन किया है ना इसने कि ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी का लौंडा ऑन द माइक। यूनिवर्सिटी का लौंडा बेसिकली मैंने इसलिए बोला था कि यार आवाम को लगता नहीं था मेरी बोली से कि मैं यूनिवर्सिटी का हूँ, तो ये मतलब लगता था मैं गवार हूँ। ऐसा कभी कहा है कि यार ये यूनिवर्सिटी का माल है यार, बहुत दफा भाई, बहुत दफा तभी तो जवाब उनको ही तो जवाब देता हूँ अपने गानों में जो ये बातें चौध रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी का सीन है, ऑर्गेनिक सीन है, ऑर्गेनिक फुल। यूनिवर्सिटी में तो आप मतलब बड़ा फिगर हेड रहे होंगे सारे, आप मतलब आप व्हेन क्लास शेक इन द हाउस है, ओह माय मास्क पहन के यूनिवर्सिटी में भाई, क्लास शेक ऐसा हुआ है आपका? बेबीज वाला शौक नहीं है यार। अच्छा, तो बेबीज को आपका शौक है? बेबीज को मे भी हो मतलब आपको लगता है ऐसा? नहीं, तो मतलब भाई क्लेम ही इन्होंने डिनाई कर दिया। तो इतनी बड़ी बड़ी गजलें और नज़में लिखते हैं आप लड़कियों के बारे में, कहाँ समझ आती है उनको? डिबेट ही नहीं है, समझ नहीं आती उनको, हम भी लिखते ही इस वजह से कि उनको समझ ही ना है, बेहतर सही है भाई, एनोनिमस किसके लिए लिखा क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। नकी निक्स कैसे हैं आप? क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं, बस भाई अभी तो डांस और रैप म्यूजिक आए हैं तो करना पड़ेगा, कुछ तो कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, आपकी फ्लो में स्मूथनेस और लिरिक्स और फ्री स्टाइल आप लोग का काफ़ी फेमस हुआ, और रिप्रेजेंटेशन वेल एक फ्री स्टाइल जॉनरा मतलब एक पार्ट है, देयर आर पीपल वो लिख लेते हैं गाने, क्लास शेक माशाल्लाह राइटिंग स्किल्स अमेजिंग, बट फ्री स्टाइल की इंपॉर्टेंस कितनी है एज एन आर्टिस्ट? इम्पोर्टेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर मैं ये कहूँगा कि इट्स एन एबिलिटी, और एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि मतलब इफ़ यू कैन फ्री स्टाइल ऑन स्पॉट या इस तरह कुछ भी, लेकिन टू कीप द कल्चर अलाइव यू कैन से कि लाइक दैट्स हाउ इट वाज यूज्ड टू बी। एमसीइंग करते थे लोग जब होस्टिंग होती थी, तो मेनली पहले रैपर्स जो हैं वो शुरू में समझ लो होस्ट होते थे क्लब्स वगैरह में, लाइक बैक इन द डेज वो ब्रॉन्क्स वगैरह के अंदर, तो वो उनका स्टाइल यही होता था कि वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, काव्य से काव्या मिलाते हुए बात करते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत सारी ऑडियंस को इंगेज कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ को राइम करते हुए करते थे, तो दैट्स हाउ लाइक द पीपल गॉट अट्रैक्टेड टू द फ्री स्टाइलनेस। फ्री स्टाइल रिप्रेजेंटेशन वैसे अगर स्नूप डॉग के फ्री स्टाइल्स हम देखें और वो एक रियल रैप बैटल्स होते नजर आए हमें, तो वो एक कल्चर है जो कि प्योर फ्री रैप बैटल इज मोस्टली फ्री स्टाइल, हाँ कह सकते हैं। बट यू बिलीव कि यहाँ पाकिस्तान में रैप बैटल्स होते हैं और क्या वो फ्री स्टाइल होते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक कंटेंट है, क्या वो नहीं है?
फ्री स्टाइल में रैप बैटल सारे मतलब यू कांट से कि पूरे फ्री स्टाइल होते हैं बिकॉज जाहिर है एक रैपर एक बैटल रैपर प्रॉपरली एक बैटल रैप लिखता है वो उसको याद रखता है इट्स देयर आर्ट के वो किस तरीके से एक वर्स से दूसरे वर्स में फ्लो कर रहे हैं या कहीं कुछ बिल्कुल ही रैंडम स्पॉन्टेनियस फ्री स्टाइल कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं अपने वापस वर्स के ऊपर कनेक्टिविटी कैसे कर रहे हैं दैट्स हाउ इट गोज उस तरह से बनता है तो मेरे हिसाब से फ्री स्टाइल असल में होता यही है आप अपने लिखने से अपने फ्री स्टाइल को इम्प्रूव करते हो और फिर जाहिर है आपने ही लिखा है आपका ही फ्री स्टाइल है एक टाइम पे आपने ही लिखा था किसी और को तो नहीं पता तो आप कर रहे हो तो दैट इज फ्री स्टाइल एट दैट पॉइंट वो लोगों ने एक पर्सपेक्टिव ये आगे लोगों का कि फ्री स्टाइल है कि यहाँ पे जो चीज रखी हुई है उसके बारे में बात करेंगे या जो मैंने वर्ड वो थोड़ा सा वो डिफरेंस है एक फ्री स्टाइल की अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके भी एक एथिक्स है एटिकेट्स है कि आप कुछ भी मतलब सही एक रैप में म्यूजिक में एक फ्रीडम होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन यू हैव टू फॉलो द एथिक्स कम से कम वो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो चीज एक आर्ट को इस तरीके से कन्वे करने का तरीका आपने राइटिंग स्किल्स की बात की राइटिंग स्किल्स की बात हो और क्लास शेख की नज़में पोएट्स यू नो अभी भाई मैं देख रहा था जॉन एलिया का खिताब दे दिया गया जॉन एलिया इसका है राइटिंग स्टाइल इसका ऐसा ही है शायराना स्टाइल है जॉन एलिया से काम कर रहा है ये डिनाई कर दिया लेकिन ये रैप उसमें कहा गया भाई ये जॉन एलिया है भाई वो बिल्कुल ऑर्गेनिक कंटेंट है तो व्हाट डू अगर आपको ऐसा कहा गया तो आपको क्या तासुरात क्या दिली तासुरात जॉन एलिया से नहीं भाई जॉन एलिया बहुत ऊपर की चीज़ हम बहुत डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं और बहुत नीचे की चीज़ कर रहे हैं हमें बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी रैपर्स हैं जो एक्सेप्ट करते हैं बोलते हैं कि हाँ हम जॉन एलिया की कैपेबिलिटी रखते हैं लेकिन नहीं उनका हर बंदे का एक जो शायर होता है ना वो हर बंदा अलग तरीके का ही होता है आप मिला नहीं सकते किसी को किसी के साथ क्योंकि वो चीज़ अलग कर रहा है वो चीज़ अलग कर रहा है और जॉन एलिया का लेवल ब्रो आप जाकर वो चीज़ें पढ़ो तो सही उसने लिखा क्या है यार इट्स वेरी 10 बार लगती है उसको समझने के लिए तो ये तो है वो डिफरेंट चीज़ है सही बात है कि एक आर्ट को समझना भी ना एक आर्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं आपकी राइटिंग से और बहुत सारे लोग आपकी राइटिंग से कनेक्ट नहीं करते लेकिन इट्स अ थॉट प्रोसेस कि अगर आप एक चीज़ अगर आर्ट बना रहे हो आप लिख रहे हो या कुछ भी आप वाइब मैच करो इट्स अ थॉट प्रोसेस एक चीज़ से आर्टिस्ट पर्सनली होके गुजरता है That's how you write. तो बट आपके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं आप अगर गज़लें आपने गाना लिखा और उसमें आपने बहुत सारी बातें की आप मुझे बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस होता है यार बेसिकली गज़लें के अंदर जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो मसलों पे बात करना चाह रहा था सही है वो मसले मेरे पर्सनल हो गए दरअसल लिखते लिखते जब मैं लिख रहा था तो वाइब्स ऐसी आने लगी कि मेरे अपने जो मैंने फेस किए हैं पर्सनली वो मैं लिखूं फिर उसके अंदर बीच में मुझे ऐसे वाइब्स आने लगे कि यार मेरा मसला किस किस के साथ है और किस किस तरह का मसला है उसको क्लियर करना है मुझे उनको क्लियर कर रहा था कि मैं अगर इस तरीके से किसी से बात करता हूँ तो ये वजह थी कि 10 साल पहले ये हुआ था या 2 साल पहले ये हुआ था इस वजह से अब मैं इतना ट्रेन हो गया हूँ कि मुझे मालूम है किस बंदे के सामने जाके किस तरीके से बात करनी है क्या पर्सपेक्टिव रखना है किस बंदे के सामने किस बंदे को मेरी कौन सी बात पसंद आएगी किस बंदे को नहीं आएगी बिला वजह किसी को ट्रिगर नहीं करूँ सही है अपने आप को क्लियर करूँ ऐसा कोई मैसेज अनइंटेंशनली भी ना जाए हाँ और शॉर्ट्स वगैरह वाला हमारा काम नहीं है हम दोनों का डिस वाला ये कुछ भी नहीं हम लोगों का तो हम लोग मेनली फोकस पोइट्री पे करते हैं और मेनली टीचिंग पे करते हैं टीचिंग किस सेंस में सिखाने का कि अगर जो नीचे के आ रहे हैं ना जो 1-2 रैपर्स हैं हमारे जानने वाले वो सीखने के लिए ना हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि यार मतलब किस तरीके से लिखते हो लिखते किस तरीके से तुम्हारा राइटिंग प्रोसेस क्या है तुम्हारा सोच के क्या लिखते हो क्या नहीं सोच के लिखते ये मैं कभी डिफाइन नहीं कर सकता इस प्रोसेस को क्योंकि वो मेरे दिमाग के अंदर ये वर्ड्स नहीं है मेरे पास को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्ली कि मैं क्या सोच के लिख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उस वक्त क्या नहीं कर रहा मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ और फिर लिखता रहता हूँ सही फाइन वेरी जस्टिफाइड कि सही वेल देयर आर सम टेक्निक अगर एक रैप आर्टिस्ट है वो सिंगल सिलेबल्स पे जा रहा है सिंगल राइम पैटर्न है देन एक और राइम पैटर्न के मल्टी सिलेबल्स चल रही है दो आखिरी की 2 बार से कनेक्ट हो रही है कि कहाँ से कनेक्ट हो रही है ऑब्वियसली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि लेकिन देयर आर एथिक्स आप 12 बार का वर्स लिख रहे हो तो आप 13 नहीं कर सकते उसको अगर आप 16 बार का लिख रहे हो तो आप उसको 20 पे नहीं छोड़ सकते या तो आप 24 करोगे या तो उसको 36 करोगे तो देयर आर सम एटिकेट्स 20 भी कर सकते हो रूल्स के साथ आप 20 भी कर सकते करने का तरीका अलग है अगर मैं अगर मैं एक रैप कर रहा हूँ जो डबल टेम्पो पे कर रहा हूँ और मैं उसके सिंगल टेम्पो पे आ जाऊँ
गाने तो लिखता हूँ तुझ पे, अब तुझ पे ज्यादा हो गए लेकिन बीट 16 पे फिट हो गई, डबल के फिट आगे चला गया, तो दैट वो फ्लो स्विच है, वहाँ पे फ्लो काम आता है। ये एक आर्ट है। अब आपने लिख लिया गाना, अब आप बीट पे, अब अच्छा ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंस क्या है बीट सिलेक्शन की? डिपेंड करता है। डिपेंड क्या गाना किस तरीके का? आपने गाना लिख लिया है फिर सर्च कर रहे हो, या गाना लिखना है उसके लिए सर्च कर रहे हो? अगर आपने गाना लिखना है और आप उसके लिए सर्च करो तो आप पहले थॉट प्रोसेस बनाओगे कि यार कैसा गाना लिखना है मैंने। अगर आपने बिल्कुल ही फ्री लिखना है तो आप फिर उस तरह की बीट पे जाते हो कि यार मुझे बस रैंडम कुछ भी, आप एक अच्छी 4x4 हिप हॉप ओल्ड स्कूल अगर आप उठा लो तो आपको एक फ्रीडम मिलता है उसके अंदर काफ़ी, कि आप ऊंच नीच कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार नहीं मैंने बहुत सीरियस गाना लिखना है तो आप उस तरह की बीट ढूंढना चाहते हो, क्योंकि अगर कन्वे म्यूजिक ने नहीं किया आपने जो बोला है, आपने जो सोचा है या जो आप रैप कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप 50% ही रीच कर पा रहे हो। हाँ, उस चीज़ को एग्जैक्टली। हम लोग का बेसिकली जो राइटिंग प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। हम दोनों जब साथ बैठ के लिखते हैं, अकेले में तो ये अलग तरीके से लिखता है, मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, लेकिन साथ जब बैठे हो तो हम लोग का ये थॉट प्रोसेस होता है कि एक बीट लगाई, लिखना शुरू हुए, 4 लाइनें में बीट चेंज, फिर लिखना शुरू हो गया। बहुत गंदा। फिर उस सब को ना उसमें रिलेटेड सेट करना है कि एक कनेक्टिविटी रहे एक एक बार की, एक एक के साथ, क्योंकि बीट अलग है, उसकी वाइब्स डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों को वो मैच करना है। हम लोग मैच करके फिर ऐसी बीट ढूंढते हैं जो उस पे जच रही है, बिल्कुल, फिर उस पर आप करते हैं। तो गाइस दैट्स द पॉइंट कि आप आर्टिस्ट हो, आप लिख रहे हो, आप एक कंटेंट पे काम कर रहे हो, छोड़ दो आपने क्या लफ्ज यूज करना है क्या नहीं करते, एक सोच है आपने बनाई, उसके बाद आप ये एक अलग काम है कि आपको किस बीट पे कैसे लिखना है और कैसे अदायगी करनी है, सब फ्लो, डिलीवरी, और ये सारी चीजें मिलके फिर एक गुड प्रोडक्शन एक गाने को हिट बनाती है, और फिर वो जाके मेन स्ट्रीम मीडिया पे हिट करता है। इट्स अ बूम कंडीशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। बहुत सारे लोग, मैंने इतना म्यूजिक सुना है, आप लोग रिलेट करेंगे इससे, कराची में इतना रैपर, इतना म्यूजिक आ रहा है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसमें आर्टिस्ट काम अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वो म्यूजिक डाल रहा है। म्यूजिक डालने का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म्स बहुत है, लेकिन आर्टिस्ट की ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी बार होता है कि आर्टिस्ट के अंदर पोटेंशियल होता है, उनके अंदर वो, मतलब आपको दिख रहा होता है कि उनके अंदर वो पावर है कि वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बीट सिलेक्शन अच्छी नहीं होती या उनका तरीका अच्छा नहीं होता तो वो चीज़ पूरी पोर्ट्रे नहीं होती। तो आप भी कभी कभी, जिनको पता होता है वो ये सोच रहे होते हैं कि यार शुरू के रैपर्स को लगता है कि म्यूजिक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप अच्छे राइटर हो काफ़ी है। हाँ, म्यूजिक की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब आपकी नॉलेज ना हो आप रैपर, वही लगता है कि पोटेंशियल शायद। आप किसी बड़े रैपर की अगर बीट उठा के देखो, जो उसके अंदर वर्ड्स है ना, बीट जस्टिफाई कर रही होती है उन वर्ड्स को, बीट उसके हिसाब से चल रही होती है। अगर वो किसी के मरने के बारे में बात करे तो बीट मरने वाली होगी, अगर वो किसी से लड़ाई के बीफ के बारे में बात करे तो बीफ वाली बीट होगी। ये डिफरेंट तरीके हैं। आपने एक बात की कि नो म्यूजिक, नो व्हाट यू आर डूइंग, सो इट्स ऑब्वियसली वी आर इनटू अ रैप कल्चर। बिल्कुल। अब रैप कल्चर में, अब कल्चर को बहुत सारे लोग समझते नहीं है। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज रैप कल्चर बेसिकली, कि क्या था, कहाँ इन्वेंट हुआ, और ऑब्वियसली वी नो कराची पाकिस्तान ने इसमें अडॉप्ट किया, मतलब कह सकते हैं डिस्कवर किया। सो व्हाट वाज द बेसिक रूट, और इसके बारे में थोड़ा आप ओवरव्यू दें। यार बेसिक रूट कह लो कि मतलब रैप कल्चर सिर्फ नहीं है, सिर्फ रैप नहीं है, मतलब इट्स होल हिप हॉप, जिसके अंदर एक 4 एलिमेंट्स हैं, सही है, एमसीइंग, होस्टिंग वगैरह, डीजेइंग, डांसिंग, बी बॉइंग्स को कहते हैं, और 4th मेन कल्चर है रैप। रैप वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो फ्रीडम इस तरह से था कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है और आपने एकदम फ्री माइंड होके जो दिल में आ रहा है वो करना है, ठीक है, जो वो बोलना है। लेकिन अब रैप का फुल फॉर्म देखो तो रिदम एंड पोइट्री, तो आपकी पोइट्री है जो आपने बोलना है, वो रिदम में होगी एंड यू आर डूइंग रैप, दैट्स इट। ये एक टोटल मेन पैकेज जो है रैप का, ये मेन पैकेज है। अब उस कल्चर को, अब जैसे ब्रॉन्क्स में, सही है, जब शुरू हुआ था रैप कल्चर, इट वाज ओनली फॉर, मतलब ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस जो मुझे दिखता है हमारे रैप कल्चर में, देसी रैप कल्चर जो पाकिस्तानी रैप कल्चर है, और जो रैप कल्चर शुरू हुआ था, डिफरेंस सबसे बड़ा ये दिखता है। आपने पहले गाने अगर आपने सुने होंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर कोई ना कोई डांस का मूव,
अगर आप थोड़े से नए एरा में भी, मतलब मिडिल एरा में भी अगर देखो, मिडिल स्कूल हिप हॉप एरा में देखो, तो जैसे सुपरमैन गाना जो था सोल्जर बॉय का, वॉच मी यू, सही है। अब उस गाने का 50% हाइप जो थी वो उसका डांस था, कि उसने जो स्टेप करना है आपने, उसने वो रैप में कर दिया। मोस्टली पहले एंजॉय करते थे लोग, मेन मेरा कहने का मकसद है, लोग एंजॉय करते थे। द रैप वाज ऑल अबाउट द एंजॉयमेंट एंड स्टफ। देयर वाज अनदर साइड, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड चल रहा है, टूपाक चल रहा है, बिगी चल रहा है, बट एसेंस, एग्जैक्टली एसेंस। लेकिन ये वो दोनों किधर से आए थे, वो पहले का कल्चर था एक, साथ साथ पुलिस ब्रूटैलिटी, सारे ये ज़ाहिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में लोग ज़्यादातर जस्टिफाइबल तरीके से जस्टिस की तरफ या लॉ या लीगली इस तरीके से अगर आप जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में, वी कैन से इट्स अ प्रोटेस्ट। कि इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट, अगर आप ये है एग्जैक्टली कि अगर मेरा प्रोटेस्ट है, या मेरे हालात जिंदगी ये थे, मैं मिडिल क्लास बॉय हूं, नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग, आई एम रैपिंग, एक मेरा प्रोटेस्ट है। अगर मेरे इलाके में कुछ चीज खराब हो रही है, कुछ चीज, वो आपने एनालाइज की, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं। लेकिन हाँ भाई, मेरा कहने का मकसद ये, प्रोटेस्ट आप प्रोटेस्ट तरीके से भी यूज सकते हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर अपना होराइजन थोड़ा सा क्लियर करोगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी के खिलाफ बोलना है, सही है, आपने किसी चीज के साथ भी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रोमांटिक रैप्स होते हैं, सही है, लोग प्यार के बारे में बात कर रहे हो, इजहार है वो भी, तो इसलिए आप खुश होकर भी रैप कर सकते हो ना, आप खुशी में भी। चांस द रैपर है, कितने मजेदार गाने करता है वो बंदा, सही है, लेकिन उसके गाने कितने सीरियस भी होते हैं, क्योंकि वो शिकागो से, अब शिकागो हैज एन हिस्ट्री ऑफ स्लैम पोइट्री, बेस्ट स्लैम पोइट्स आर फ्रॉम लाइक शिकागो, और चांस द रैपर शिकागो का रैपर है, सो दैट पर्सन नोज बोथ साइड, अच्छी बातें, खुशी, और हाँ भाई ऐसे कोको बटर केसेस भी एक गा रहे हैं, एग्जैक्टली, कितना मजे का गाना है। ब्रूनो मार्स है, सही है, ही इज फ्रॉम R&B, बट उसके गाने कितने मजे के होते हैं, और कोई रैपर फिट करो, मजेदार फिट होता है उसके साथ, क्यों होता है? देयर इज अ, इट ऑल मेक्स सेंस ब्रो, एग्जैक्टली, ऑल मेक्स सेंस। म्यूजिक इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर हिप हॉप, बट हिप हॉप कल्चर जस्ट डजंट मीन कि उसमें आपने किसी को बोलना है या आपने दिखाना है कि मैं हूँ या ये वो एक परसेप्शन गलत बना हुआ है। एक प्यार से हम्बल तरीके से भी बंदा रह सकता है। वो शरीफ शराफत छोड़ता तो वो जेको लाया था, जो मेरा भाई बोला बहुत ज्यादा, यही एजेंडा है, दैट्स प्रीटी मच इट आई थिंक। बिल्कुल, बस प्रोटेस्ट नहीं होता, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होता रैप के अंदर। प्रोटेस्ट हाँ एक सब जॉनरा बोल सकते हो रैप के अंदर का भी, कि प्रोटेस्ट भी है, बट मेरे लिए लिरिक्स और रिदम ही इम्पोर्टेंट है। जो पोइट्री और रिदम है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बीफ इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, एंटी गवर्नमेंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है exactly. लिखने के लिए। तो मैं हर चीज़ पे लिख सकता हूँ, हाँ जो मुझे चीज़ एंटी गवर्नमेंट लगेगी मैं एंटी गवर्नमेंट में भी जाऊँगा, जब दिल करेगा जब दिल करेगा। अगर हम लोग बोलते हैं कि गाने के अंदर पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, उसके पीछे की भी एक स्टोरी है। एग्जैक्टली 27,000 रुपये SI की सैलरी होती है, वो क्या करे, 27,000 रुपये पेट्रोल तो फ्री मिल रहा है उसको, वो नहीं चलता, वोट के रैप कर दे के 50,000 रुपये में घर नहीं चलता, 50,000 रुपये में घर नहीं चलता, वो मारे नहीं तो क्या करे, उसके लिए कोई रैप नहीं करता, उसके लिए कोई रैप नहीं करता। ये रियल शिट है दैट इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं हालात जिंदगी में हम रह रहे हैं, एंड इफ वी आर टॉकिंग देन इट्स नॉट a bad thing to do well. It's लोग बोलते हैं, you have seen, you are representing for quite some time now Team Anarchy, a big shout out to Team Anarchy और EXT बैंड, और आपके साथ माशाल्लाह एक पूरी एफिलिएशन, और इट्स बीन क्वाइट सम टाइम you guys are representing the rap music, rap culture in Pakistan, in Karachi specifically. So आपका जितना एक्सपीरियंस है, but do you believe कि कल्चर कितना इवॉल्व होते हुए आपने देखा, और 2021 एक बूम कंडीशन थी इन रैप म्यूजिक, इन ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एवरीवेयर, आई बिलीव इन बिजनेस पर्सपेक्टिव टू, बिजनेस का पूरा तरीका ही चेंज हो गया, अब बहुत डिफरेंट तरीके से हो रहा है। वेल व्हाट डू यू सी कि कल्चर इवॉल्व करते हुए 2022 तक कहाँ आया, और आपने कितना इसको विटनेस किया चीज़ों को? ऑब्वियसली यू आर द पार्ट, विटनेस तो बहुत किया है, छोटी सी बात है, पहले रैपर था, अब रैपर आर्टिस्ट है, ये तो है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि सबसे बड़ा ये चेंज है कि स्टेटमेंट, पहले रैपर था, अब रैपर एक आर्टिस्ट है, एग्जैक्ट, अब रैपर की पहचान है, एग्जैक्ट, अब हर बंदा कान्ये वेस्ट बनना चाहता है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत जरूरी है रैप, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2009 में 2007, 8, 9 इस तरह के टाइम में, उस टाइम पे मैंने एसओ को सुना है कि मैं बोलता था यार
ये यहाँ हो कैसे रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है। लेकिन फिर पता चलता है लाइक एज सून जब आप घुसते हो किसी चीज में, आप सुनी पहली दफा आपको अजीब तो लगेगी, एडॉप्शन थोड़ा टाइम में आती है। एग्जैक्टली वो कीड़ा भी मेरे अंदर एक है ना कि यार इसकी रिसर्च तो करें, चेक तो करें क्या है। सुना था मतलब 2009 की बात की आपने, तो आपकी यार इंस्पिरेशंस कौन थी? मैंने JLB सुना था। JLB आपने जिक्र भी किया गाने में। एग्जैक्टली ब्रो, वो बंदा मेरे लिए तो लेजेंड है वो बंदा। दैट गाय इज लाइक लव, शाउट आउट टू JLB यार, द बेस्ट आई से कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट निकला है ना वो, और वो इतना पुराना है कि आप, और मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है कि यार कितनों ने नहीं सुना हुआ JLB। इतना प्यारा रैपर, इतना प्यारा रैपर था वो। तो जब मैं पहली बार सुना था, आई एम आल्सो अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ स्नूप डॉग। सही है, और मुझे स्नूप डॉग के गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। इट्स लाइक अ वेरी गुड वाइब फॉर मी। और जब मैंने JLB सुना ना, वो इतनी सीरियस बातें कर रहा था और इतने प्यार से कर रहा था कि मैंने बोला यार ब्रो, दिस गाय हैज सम damn beautiful rhythm, स्मूथनेस उसका। उस टाइम पे ऐसा था रैप मेरे लिए। लेकिन जब मैंने बाहर जाके देखा तो लोग कहीं और ही थे। रैप कल्चर मुश्किल से होता था, कोई कहीं भी दिखता नहीं था कि यार कोई, यार एक बिल्डिंग के अंदर एक बंदा शायद रैप कर रहा हो, ऐसा वाला सीन था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती थी। हाँ, एक्सेप्टेंस तभी तो एक था, शोज नहीं थे, वो आज भी नहीं मिलती, वो आज भी नहीं मिलती। शोज तो बहुत दूर की बात है ब्रो, बहुत दूर की बात है। कोई स्कूल में परफॉर्म करता तो अपने आप को बादशाह मानता था। सही है, स्कूल में परफॉर्म करता। ये वो वाले टाइम की बात है जब स्मैक दैट आया था और लोगों ने उसको लिख के याद, मैं खुद भी मतलब लिख के याद किया था। मैं भी उनमें ही हूँ। ये वो वाला पार्ट है। सही है। और उस वक्त डोंट मैटर टाइप सॉन्ग्स, हाँ राइट ना ये सारे गाने, एक एरा चल रहा था उस वक्त। और उस वक्त मतलब वो टाइम, मैं बोलता हूँ उस वक्त बहुत गोल्डन टाइम था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एसेंस दिखता था, सिर्फ एसेंस दिखता था। जिसको वाकई शौक होता था ना, वो आता था। ये बात है, जब आप रैपर से आर्टिस्ट बनते हो ना, फिर बहुत सारे वॉनबी से अपने आप को रैपर पे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी और फिर क्यों करते हैं? वो बोलते हैं सब कर रहे हैं। क्यों? वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और ट्रेंड जब फॉलो होता है ना, तो फिर काम खराब होता है। ट्रेंड में बंदा शौक मर जाता है। ये कल्चर, जब बंदा ट्रेंड के लिए, कैशू के लिए करता है तो शौक। हाँ, ये कल्चर मैं भी पैसे के लिए करता हूँ, मैं भी खुद भी पैसे के लिए करता हूँ। ट्रेंड के लिए नहीं। पैसा आ रहा है तो मैं क्यों मना करूँ? पैसा चाहिए भाई। एग्जैक्टली। नहीं है तो मरूंगा नहीं मैं उसके लिए। मेरी आर्ट है, मुझे बेसिकली उसके ऊपर फोकस करना है। ना आए तो मरूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आए। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, काम है, मैंने पैशन चूज किया, इसको प्रोफेशन बनाना मेरा काम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसका अगर पर्सपेक्टिव आप सिर्फ दिमाग में रखोगे तो लिख नहीं पाओगे यार। ये तो सही है, लिख नहीं पाओगे। फिर आप अपने पैशन को एक्स्ट्रा माइल लेके गए हो, ऑब्वियसली आप प्रोफेशनली इसको पढ़ भी रहे हो, आप स्टूडेंट हो, मीडिया स्टूडेंट, एंड आप एक्टिंग भी माशाल्लाह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज में रही है, एक्टिंग और प्रोडक्शन। तो व्हाट डू यू बिलीव कि आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट कितना आपने ग्रो किया है, और आप अपना मुस्तकबिल किस में देखना चाहते हो? मतलब आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक चीज़ में किस में एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो कि आई हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस? यार मुझे रिकॉग्नाइज होने के लिए ना, शुरू में जो मेरा शौक था वो एक्टिंग था। मैंने मॉडलिंग की किसी हद तक, कुछ बुनैंजा वगैरह के शूट्स वगैरह कुछ थे 2014-13 के टाइम पे। उस वक्त शक्ल भी ऐसी थी कि मॉडलिंग हो जाती थी। उसके बाद मॉडलिंग के अंदर बहुत अच्छे काम नहीं होते रहे, तो हमने बोला एक्टिंग की तरफ आते हैं। फिर अपना थोड़ा बहुत शॉर्ट फिल्म वगैरह का सोचा कि शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाया, अपना प्रोडक्शन, अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करें। फिर आगे जाकर जब हिप हॉप की आवाम में घुसा, जब सुनना शुरू किया हमारे रैपर्स को, तो समझ में आया कि यार ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। सही है। हमारे रैपर्स हमारे ही हैं, अपने जाती है, कोई मसला नहीं, वो भी हमारे ही हैं, सब अपने जाती है भाई। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तब रैप मुझे प्रॉपर्ली समझ में आया कि रैप एक्चुअली है क्या। ओके फाइन। आपके फ्लो में, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी स्मूथनेस है, इन अ सेंस आप यू कीप इट लो, सब आते हार्ड आते ऐसे। क्या बोले, ये मेरा अपना स्टाइल है। उसने आगे की लाइन ही बोल दी। क्या बोला मैंने? I want to give a big shout out to Dashi for some words, you know. Yeah. He has said that you have to live hip hop. You have Exactly. to live this genre for some real shit. So how much connect ये आपकी लाइफ से, पूरी टीम अनारकी के साथ ये कितनी कनेक्टेड है ये बात?
यार बहुत कनेक्टेड है. दैट्स आवर मेन मोटो इज हिप हॉप इज नॉट अ कल्चर, इट्स अ लाइफस्टाइल. सही है. ये आप सिर्फ इसके ऐसे नहीं कि ये आप कल्चर के अंदर हो, आप कल्चर हो. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होती है, आप ये सोचना चाहिए आपको कि यार मैं हिप हॉप में नहीं हूँ, मैं हिप हॉप हूँ. कम्युनिटी. एग्जैक्टली. तो मैं उसका एक पार्ट हूँ, तो मेरे में ही पूरा होना चाहिए. और मुझे उस चीज को सही से रखना चाहिए कि मुझे देख के हिप हॉप की गलत रिप्रेजेंटेशन ना हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा मेन मोटो हमेशा हमारा मतलब एनार्की बना मेनली सिर्फ इसलिए नहीं था कि बस एक डांस क्रू है, डांस करेंगे, कोरियोग्राफीज करेंगे. नहीं, इट वॉज टू प्रमोट the culture, promote what we are doing and give it to everyone and show it to everyone. बहुत मतलब लोगों को हम लोग कॉर्नर्स हिट करने पड़े बहुत ज़्यादा. तो मगर ये है कि हमारा मेन एम यही था कि ये इसीलिए जिया ये मतलब बनेगा. नहीं, on some real shit, you guys have been representing और कल्चर एक इनिशिएटिव था. और कल्चर एक कब से होता आ रहा है, इवन हम छोटे थे. सही. हाँ सही बात है. फैक्ट जो कि एग्री करना चाहिए and I accept it on camera, on stage. Well, but the point is इसमें इतनी एंगेजमेंट है फीमेल बहुत ज़्यादा ना हिप हॉप रैप को लेके ना थोड़ा कंजर्वेटिव है. लेकिन जिस तरीके से एक्सपोजर मिला और चीज़ों को बूम मिला, आपके साथ माशाल्लाह टीम अनारकी के साथ काफ़ी फीमेल हेड्स भी कनेक्टेड, फीमेल जीज और रैप में भी अब एवा भी आ रही है और इंस्पायर कर रही है. ऑब्वियसली वी कैन से कुछ टाइम ही है कि हमें फीमेल अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी नजर आए जो कि कनेक्टेड हो कल्चर से रिगार्ड में. बट द कंट्रोवर्सी थोड़ा सा इंटरवल, लेकिन अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है. पहले बहुत ज़्यादा ना लड़कियाँ शोज वगैरह में नहीं जाती थी, ये सब चीज़ें नहीं होती थी. फीमेल आपको क्या लगता है इन इवॉल्विंग कल्चर में फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंस देती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि देखो पहले से ही हमारी कंट्री को एक बूम मिला हुआ है, एक नाम मिला हुआ है, छपा हुआ है कि भाई ये बड़े तालिबानी लोग हैं, लड़कियों को राइट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, फलाना नहीं मिलते. एग्जैक्टली. ये वुमेन राइट की बातें करते हैं, वो वाले लोग भी करते हैं जिन्होंने अभी अपने जगह पे ड्राइविंग ऑन करी लड़कियों की. वो वाले भी लोग ये हमारे बारे में बात करते हैं. लेकिन एग्जैक्टली हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दिखा सकें कि ये एक तो गंदगी हमारे पास नहीं है, साफ सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तभी. और देखो हमारी कंट्री कुछ भी कह लो, एक रिप्रेजेंटेशन बन गई है कि जिस जगह पे लड़की जा सकती है ना, वो जगह तरीके की कहलाती है. हर कोई सोचता है कि वो तरीके की जगह है. तो अब जब हमने भी आर्ट कल्चर शुरू किया था, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल डांसर्स जो हमारे साथ होती हैं, हमारे साथ डांस करती हैं. बहुत सारी लड़कियां अब आ चुकी हैं, ज़शाने, दानिया, रेहाम, these guys are like coming in. और आहिस्ता आहिस्ता से इनकी वजह से हम बहुत like we are thankful to all of these women कि इनकी वजह से कल्चर अच्छे से ग्रो कर रहा है, बुरे तरीके से नहीं जा रहा. क्योंकि करने को तो हम क्या, हम अगर डांस बैटल करा रहे हैं, हम रैप बैटल भी करा लें, हम झगड़े करा लें, हम फटे करा लें, हम बोलें ये भी हिप हॉप है, वो भी हिप हॉप है, हम कुछ भी बोल सकते हैं और आवाम पकड़ लेगी, क्योंकि वी आर द इन्फ्लुएंसर्स. तो इन्फ्लुएंसर्स को सोचना चाहिए कि यार हम क्या हम आवाम को बता क्या रहे हैं, नॉलेज जो हम दे रहे हैं वो फॉलो करते हैं, तो उनको सही चीज़ फॉलो करवानी है. तो like girls played a very like important role in this, very critical. और उनको बहुत बैकलैश मिलता है, बहुत बैकलैश मिलता है. I mean हम नहीं समझ सकते कितने गंदे कमेंट और कितने गंदे Big shout out to exactly. Big shout out to Rehan, Rafiq, big shout out to Dania Kaval. They have been representing for quite some time. And one more Zashane, battle clash, style clash में Zashane जीती थी. बिल्कुल आपके साथ. Exactly, yeah. She is a great G and she is so confident. Exactly. अब वही माइंडसेट की बात आती है. इखलास शेख, यू विल बी कनेक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. बिल्कुल. कि आप छोड़ दो, अगर हम थोड़ा बात करें बिल्कुल जेनेरिक होके, एक लड़का एक लड़की को देख रहा है, सही है, फीमेल टू फीमेल नेचुरल चीज अट्रैक्शन है. एग्जैक्टली. अल्लाह ताला ने डाली अट्रैक्शन होती है, इसको एक्सेप्ट करो. मेल टू मेल हो तो ये एक अजीब सी बात है. अजीब सी बात तो ये है ना, अगर मेल टू फीमेल अट्रैक्शन है तो उसको नॉर्मलाइज तो करो. अगर तुम गंदी नजर से नहीं देखो ना, तुम्हारा भी तो दिमाग है. नॉर्मलाइज हो जाए तो गंदी ज़हनियत आएगी. अगर नॉर्मलाइज हो जाए उसके लिए भी कंफर्टेबल रहो. इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स. एक वाइब इंसान ना एक रूह होती है, उसके अंदर रूह निकल जाए तो वो एक मिट्टी का पुतला है, इसके ज्यादा कोई औकात नहीं है. तो व्हाट द पॉइंट इज, यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव एनर्जी रिगार्डलेस कौन आपके साथ है क्या नहीं है. यू हैव टू शेयर द मैसेज ऑफ लव, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की. कॉस्ट ₹0 टू बी अ नाइस पर्सन, अ नाइस ह्यूमन पर्सन. या रिगार्डलेस. वेल एग्जैक्टली. व्हाट द पॉइंट इज, इखलास शेख कैसे हैं आप? इखलास शेख, आपने एक लाइन लिखी थी
कि मैं नीचे खड़ा हूँ और रस्सी पकड़ के लड़की ऊपर खड़ी है, ऐसी बात आपने लिखी और आपने बोला कि मेरे तो मिजाज और नखरे ही अलग हैं। तो आप चाहते हो कि लड़कियां आपके नखरे उठाए या आप चाहते हो कि आप लड़कियों के नखरे उठाए? वो लाइन ये थी, मैं लटका वो खड़ी थी रस्सी संभाले, पर मेरे नखरे अलग कैसे बच्ची संभाले। सही है। कनेक्टिविटी देख रहे हो आप गाइस, टेबल बातें किसी को बताना नहीं। अंदर ही टेबल छोड़ हम स्टेज पे कर रहे हैं टेबल बात। ये ऐसी बातें आप करते रहते हो और ऐसी बहुत सारी बातें आपने की हैं, बहुत वोकल, बहुत ओपन। आप इतनी ब्रूटैलिटी आपने इतनी क्यों, कैसे आई आपके अंदर? कभी आप, मुझे लगता है कि आप कभी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट और बहुत ज्यादा चुप रहने वाले लड़के होगे, लेकिन वन डे यू से समझता है लौंडा। Let's tell them motherfuckers, yeah? मैं बिल्कुल अपनी टीनेजर्स के स्टार्टिंग में ऐसा ही था। मैं जब बाद में मैं DHA में शिफ्ट हुआ, पहले मैं नाज़िमाबाद रहता था, हैदरी की साइड पे, ब्लॉक जी। तो वहाँ की जो आवाम थी ना वो मुतहदा थी थोड़ी। सही है, सारे मुतहद बहुत थे वो। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे वहाँ पे, प्लास्टिक के बैग आके गिरते थे जिसके वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती थी। तो हम लोगों का पर्सपेक्टिव ही बचपन से वही था कि यार बंदा तो मारना नॉर्मल ही है। मैं अम्मा को डेंटिस्ट के पास लेके जाता था तो बाहर दिखता था एक साथ वाली दुकान के ऊपर भत्ते के लिए कोई बंदा आया और मार के चले गया और कोई नहीं रोक रहा। मैं छोटा बच्चा था, मैं अगवा होने वाला था, तो मैं थोड़ा डर डर के ही वहाँ पर रहता था। लेकिन हमारे भाई थोड़े से, जो अब हम हैं वो पहले थे, तो हमें टेंशन नहीं थी। अगर मैं किसी को मारता धाड़ता भी था तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी वो मुझे कुछ करे। जब मैं डिफेंस में शिफ्ट हुआ तब मेरा भाई दुबई चले गया था और यहाँ की थोड़ी ना क्लैशेस अलग टाइप के होते थे। वहाँ जो नाज़िमाबाद के क्लैशेस होते थे वो ये होते थे, आपने एक बच्चे का सर भी फाड़ दिया ना, उसकी अम्मा आएगी आपके घर पे, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे के सर में सुराख कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लिटरली इस तरीके से आकर बातें करेंगे और हम लोग बोलेंगे सॉरी बड़ी माजरत। अगले दिन हम दोनों साथ गले में हाथ डाल के घूम रहे होंगे, उसका सर फटा है, पट्टी बंदी हुई, लेकिन हम लोग साथ घूम रहे हैं। यहाँ की जो लड़ाई होती है, फर्स्ट डे पिस्टल निकल आती है। तो जब फर्स्ट डे मेरे सर पर पिस्टल रखी गई तो मेरी तो स्कूल में एक थोड़ा सा फड्डा वड्डा हो गया लड़के के साथ। फर्स्ट डे था, वो लड़के के साथ तफरी कर रहे थे। मशहूर शायर ने कहा ना, स्नैप बैक टू रियलिटी। तो उस वक्त मुझे कोई बचाने के लिए आया जिसके पास भी वही चीज़ थी। तो मैं बोला इस चीज़ को यहाँ पर ना, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ निकल सकती है, कौन कौन सा बंदा, किस किस के अंदर तप्पड़, किस किस के अंदर निकालने की तप्पड़, किस किस के अंदर चलाने की तप्पड़ है। इतनी ब्रूटैलिटी जब सीखी ना, जब देखी, तो फिर वो निकलती भी है। हालात तो बिल्कुल वो ना निकले। ऊपर से एक वो होता है कि एक बंदा सिर्फ बातें कर रहा है, एक बंदा बात कर रहा है और लग रहा है आपको ये सही बात कर रहा है, ये इसके साथ हुआ होगा। तो मैं उस तरीके से ही बोलता हूँ कि आप समझो, मैं देख के बैठा हूँ, तो अब ज़रूरी नहीं है इतना चौड़ा होना। सही है, आप इस लेवल पे भी बात कर सकते हो हर बंदे से, आप इस लेवल पे भी हर बंदे से बात कर सकते हो। ईगो नहीं आपके अंदर आना चाहिए। आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, ईगो नहीं आना चाहिए। आपको एक लेवल पे ही रहना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप भी इंसान हो, अगला भी इंसान ही है। और ये जो लड़ाई झगड़े हैं, खैर ये तो बहुत बच्चों वाली हरकतें हैं आज के ज़माने में, तो बहुत बच्चों वाली हरकतें। कैसे देखते हो इंडस्ट्री में पूरे, अगर आप देखो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने देखे बीफ होते हुए, आपने बिल्कुल देखे रैप सीरियस ईगो इश्यूज आपने देखे, बिल्कुल। और बहुत सारी आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि आप शायद कभी बोलोगे नहीं, आपने आंखों के सामने देखी होंगी। वेल, आप कैसे देखते हो ईगो वॉर्स? यार ईगो वॉर्स, आप इस बात को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते। कोई ये बीफ एक्चुअली हो क्यों रहा है किसी का? कोई फेम के लिए कर रहा है, कोई लिटरली अपने मसलों के लिए कर रहा है जो हिट नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने मसलों के लिए कर रहा है, वो हिट इसलिए नहीं हो रहा। वो बोल रहा है कि मैं तुझसे क्लियर करना है, मेरा क्या मसला है तेरे साथ, मुझे ज़रूरी नहीं है अवाम सुने ना सुने, बाहर में गई अवाम, मुझे अपने आप को क्लियर करना है। तेरे अगर मेरे साथ मसला है तो किस पॉइंट पे है, किस टॉपिक पे है, मैं अपने आप को क्लियर करूँ, तू मुझे डिस करना कर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना आप क्लियर कर लिया, अब तू दफ़ा। मेरे लिए डिस कल्चर ये है। मैं खैर डिस में मुझे पढ़ना नहीं है कभी, कोई अगर मुझे डिस करे भी तो गुड फॉर देम, करता रहे, मुझे ज़रूरत नहीं है, हो जा खुश। हाँ, अगर कहीं पे ऐसी बात हुई कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात आ रही है तो मैं बिलीव नहीं करता कि मैं माइक पे किसी के साथ फिर बीफ करूँ। फिर माइक की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर कोई मेरे साथ लिटरली पर्सनल जाता है तो पर्सनल, मैं ऐसे बिला वजह गाली देने पे किसी के साथ बीफ नहीं कर लूँगा यार। मैं बीफ फिर करूँगा जब मेरी फैमिली पे बात आएगी, जब किसी ऐसी जगह पे बात आएगी जहाँ पे मुझे बोलना बनता है, जहाँ मैं ना बोलूँ तो मैं बेगैरत हूँ, मैं वहाँ बात करूँगा, वरना नहीं करूँगा, वरना ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइन फाइन। वरना करना होता तो कितने रैपर्स जिनको डिस कर सकते थे नहीं किया।
नहीं करना, लेकिन वो रियल मामला है, रियल मामला। हमने मतलब यू कैन से फक्स नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को लव और किसी को फक्स दो सोच समझ के दो। मैंने देखे लोग फक्स पे कैरियर बना लिया, फक्स पे कैरियर। What the fuck? भाई What the fuck? बिल्कुल Very seriously, I've seen people fuck, पूरी इंडस्ट्री उनको फक देती है, उन्होंने कैरियर बना लिया, पहाड़ बना दिया, ठीक है। और लव आप किसी को लव दे रहे हो तो वो भी आप सोच समझ के दो, deserve it or not, you have to recognize really, क्योंकि आपसे इंस्पायर्ड है बहुत सारे लोग। ऊपर से पहले आर्टिस्ट को देखो, ये नहीं देखो कि इस आर्टिस्ट ने इसको डिस किया तो ये बुरा है, नहीं, आप दोनों को सुनो, आप समझो वो लिख क्या रहा है, वो किस तरह की पोएट्री कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, फिर उसको भी सुनो। आप ये नहीं करोगे मैं इसको सुनता हूँ तो मैं इसी की साइड का हूँ, नहीं, ये यहाँ पे होता है, ये बड़ा दुख देता है। आवाम को भी सुनना जरूरी है, गुड लिसनर। आप माशाल्लाह बहुत हाई लिसनर है जो रैप नहीं करते, सिर्फ आपको सुनते हैं। एग्जैक्टली, एज अ गुड लिसनर यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज। एक अच्छा लिसनर भी एक खतरनाक जी है, बिल्कुल एक खतरनाक जी है अगर वो प्रॉपर लिसनर है। अच्छा लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको स्टैट देगा, वो आपको वो बातें बता देगा जो कि वो आर्टिस्ट भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एक आर्टिस्ट भी इतना मतलब पहचान गया मुझे, हाँ ना, एक आर्टिस्ट भी जैसे मैं मतलब एक बताता हूँ, मोजी है, मोजी सही है, मोजी है, दिस गाय इज लाइक, मुझे लगता है कि मतलब एक अगला प्रोडक्ट जो आया ना पाकिस्तान में यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी लाइक, मेरी बहुत अच्छी बातचीत है उससे, बहुत मतलब पुरानी दोस्ती हमारी बहुत ज़्यादा। तो उसने इतना मतलब ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ना, ऐसी चीज़ें की हुई हैं, और फिर देख के मना नहीं यार ये नहीं करना, उसने गाने रेडी करके ऐसे करके छोड़े, सुनाए दोस्तों को, और ऐसी और बोला कि वो मुझे नहीं अपलोड करना, वो मुझे लाके सुनाता है कि यार ये सुन ये कैसा है, मतलब ऐसे ही कभी रैंडमली ऐसे ही सुना देगा, ये नहीं कि वो स्पेशली मुझे आके सुनाता है, रैंडमली सुनाएगा। लेकिन ये होता है जब मैंने भी लिखा और मैंने जब बना के सुनाना लगा ना, तो मैंने सोचा यार मैं हर किसी को नहीं सुनाऊँ, क्योंकि हर कोई मुझे सच नहीं बोलेगा, हर कोई ये नहीं बोलेगा नहीं इसमें ये गलत था। बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं और बोलते हैं यार ये यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, वो ये अच्छा लग रहा है। उनकी ओपिनियन भी मैटर करते हैं फिर, क्योंकि जो आपको सच बता रहा है ना, क्योंकि आपने क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन सब कुछ ट्रू रहना है ना, गेम के साथ भी तो सही रहना ना, असल रहना। अब आपने असल चीज लिखी है, उसके अंदर आपने एक बंडी वाली चीज मारी हुई है, कोई बंडा मारा हुआ है, और किसी बंदे ने सुन के ही फौरन उस बंडे को पकड़ा और बोला यार ये क्या चीज है, तो आपकी बाकी चीजें भी झूठी हो गई। तो आपको 1% भी अगर झूठ पकड़ा गया ना, तो बाकी सारी चीजें झूठी। एग्जैक्टली, उसके पीछे का तो पूरा करियर झूठा है। एक अच्छा सुनने वाला ही गलत बात की तो आपका पूरा करियर झूठा है, लिटरली झूठा है। अच्छा सुनने वाला ही बता सकता है। बिल्कुल वो चीज मैं करूंगा आपके, मैं और गवाही दूंगा इस बात की। मैं हाशिम इसाक का मेरे साथ बड़ा अच्छा सेशन रहा। हाशिम इसाक इज एन ओजी, इज अ गोट, यू नो, many people recognize them और उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं। he confess कि मैं एक्सपोलिमर डार्क को गाने सेंड करता हूँ, exactly, डिस्कस करते हैं कि क्या है, ये सही है या नहीं है, एग्जैक्टली, you know? और ये एक्सपोलिमर दार इसकी अभी मैं वही बात करना, हम पहले बात कर रहे थे, उसने एक दफ़ा एक जगह बोला था, हम लोग थे राजस्थान पे लाहौर में, तो वी वर जस्ट सिटिंग, सारे हम बैठे हुए, shout out to राजस्थान man, guys if you are not following them, follow them, big shows man, huge shows. बहुत अच्छा रैप सीन का, बहुत अच्छा सीन है उनका, जब उन्होंने शुरू किया था, जब से दरांती दांव छाँव या धूप करे छाँव या धूप, फतवा इज अनदर लाइक वेरी नाइस। माशाल्लाह की मर्ड बड़ी फेमस हुई थी आपके ना, ख्वारी ड्रिप, लेकिन मैं इतना पहनता हूं ड्रिप, बट दैट ड्रिप इज लाइक ख्वारी भाई से मैं ना रियल ख्वारी वाला से एग्जैक्टली पहन के निकल जाओ सदर के बाजारों में, हां यू सदर के बाजारों में जाना और एक दिन ऐसे इधर घूम रहे कितने लोग पूछेंगे ना, जल्दी पूछते हैं क्या सीन है, बहुत ज्यादा नहीं ये है। अब वो एक्सपोलिमर दार जैसे उसकी एक राइटिंग का उसका एक तरीका है, वो बोलता है कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ कि 90 BPM की बीट लगा के उस पर लिखता हूँ, फिर चेंज करके 120 कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ। गाना वही होगा, स्ट्रक्चर वही होगा, एक ही गाना लिख रहे हैं, अगर डिफरेंट BPM पे लिखते हो, फिर आप जब उसको एक बीट पे करने ही करते हो ना, तो आपका फ्लो चेंज हो जाता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। पुराने बता रहा हूँ, पुराने लोग इतने जूसी है ना अपने सारे मटेरियल के साथ,
कि वो जूस आप समझ जाओ है ना, चीजें जब बंदा मैनुअली करता है तो फिर ऊपर से हिट होने के लिए नहीं बहुत आसान है। मैं आईफोन है मेरे पास, मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूं, मेरे पास सब हो जाएगा, हाथों में मिल जाएंगी, मुझे कोई मसला ही नहीं है। मेरा कुछ टोन आउट हो रहा है, ऑटो ट्यून कर स्पॉइल किया, सब कुछ स्पॉइल हुआ है, सब कुछ स्पॉइल किया, गाना बन जाएगा, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं और ये हिट भी हो जाएगा ब्रो मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, वो फिर भी सबसे ज्यादा हिट हुआ पॉसिबल है 2022 में। सही है, ये दौर जो बेस जो रूट्स से आते हैं, लाइक आई विल बिग शाउट आउट टू जो के उन्होंने चीजों को जीरो से देखा है, एग्जैक्टली। बिग शाउट आउट टू JJ47 मानी एंड मैनी बिग ओजीज, बिग नेम्स इन इंडस्ट्री आपके साथ कनेक्टेड है बहुत सारे लोग। टीम बिगी आपके हमेशा हर शो में कब से बहुत टाइम से शुरू से आ रहा है, गाइस बिन लॉयल हमेशा से। बिग शाउट आउट टू बिगी राबिल, वो हमसे ही बहुत कनेक्टेड है, इज एन ओजी, अ रियल ओजी मैन, लिविंग ओजी मैन। अब बेअदब हो गए लेकिन बेअदब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने बहुत टाइम तक ना गाने लिखे और मैं पान के खोखे पे बैठ के मेरे हालात ऐसे हो गए, पान के खोखे पे बैठ के गाने लिखे। तो मैंने जब चीजें एनालाइज की ना यार, मेरी लिखाई में बड़ी बेअदबी है। तो मैंने बोला यार मेरा नाम बिगी है लेकिन मैं हूँ ही बेअदब, सो लेट्स एक्सेप्ट इट, बेअदब नाम रख दिया अगले। बहुत सो ये एक ऑर्गेनिक बिगी इज फ्रॉम दैट टाइम जब चाय के ढाबों पे मतलब बकायदा गैदरिंग लगती थी, ये सब एक स्पीकर छोटा सा होता था, उस पे बजते थे गाने इंस्ट्रूमेंटल और सब मिलके रैप कर रहे होते थे। वो बहुत गोल्डन एरा था हिप हॉप का, 2011 2012 इस तरह के करीब का टाइम था, बहुत प्यारा एरा चलता था वो, मतलब बहुत अच्छा टाइम, जो मतलब मैं बोलता हूँ क्लासिक ओल्ड स्कूल हिप हॉप टाइम जो था ना पहले, जो 70s में निकला था वहाँ पे ब्रॉन्क्स में, ब्रुकलिन में, इन जगहों पे, मैनहट्टन में, वो यहाँ पे उस वक्त अडॉप्शन बहुत प्यारा कल्चर अडॉप्शन था, वो बहुत मजा यही था कि सैंपल बीट बजा लेना ना, एक चीज आपके सामने हुई है, पहले तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल से और ये कर लेना ना, सुना देना 4-5 लोगों को, यही होता था। इसके अलावा एक रैपर तो कुछ सोच नहीं रखता। बीट बॉक्स होते थे पहले बीट बॉक्स होते थे और उसपे वर्स करते थे लोग, बहुत मजेदार सीन था। बिग शाउट आउट टू AYJ, अर्बल नदीम एज वेल, अर्बल नदीम इज अनदर, ये दोनों की जोड़ी बेस्ट होती थी एक टाइम पे, बहुत बेस्ट इन क्रू। एंड अताउर रहमान, he's been representing for quite some time now. That guy learned music नापा जाके, like, और फिर उसने अपने बीट बॉक्सिंग को और evolve कर दिया था, वो उसका बहुत जबरदस्त सीन है। अताउर रहमान अब्बासी is an OG man और still he's hustling for quite some for good purposes. बीट बॉक्सिंग में अताउर रहमान का नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में बीट बॉक्सिंग पाकिस्तान में चीजें ही इनकम्प्लीट हो जाएंगी। अताउर रहमान वाज वन ऑफ द बीट बॉक्सर जिसके बीट बॉक्स पे सिर्फ रैप नहीं, लोग डांस करते थे। मैंने डांस किया उसके उस पे और लाइक मजा आता था। डब स्टेप करता था वो, उसके ड्रॉप से डब स्टेप के ड्रॉप से आता हैज लाइक द मीनेस्ट डब स्टेप ड्रॉप्स, चश्मे वाला एग्जैक्टली, जो दिखता ही नहीं कहीं से भी कि वो बीट बॉक्सर होगा। ये मजा आता है यार, जरूरी नहीं आप ढीले ढाले कपड़े पहनो रैपर बनने के लिए यार, हिप हॉप में आने के लिए जरूरी नहीं आप ढीले ढाले कपड़े पहन के फुल यहां तक पैंट पहन के, जरूरी नहीं है, सुकून से आता है, बहुत मजेदार, फॉर्मल रहकर भी रैप कर सकते हो यार। अताउर रहमान से इंटरव्यू हमने किया था, अताउर रहमान ने पहले ही अपनी लाइव परफॉर्मेंस डिस्कस की थी एंड इट वाज लाइक क्वाइट शॉकिंग कि यार मैं तो एक नर्ड था ब्रो, मैं जब एक इवेंट में गया अपने अब्बा के साथ, अब्बा बाहर खड़े हुए, अंदर पार्टी चल रही मैं नर्ड हूं ब्रो, मैं यहाँ क्या करूंगा अभी मैंने लोगों को बोला मैं बीट बॉक्स कर रहा हूँ, अच्छा कर लेना, फिर मैंने किया और मैं चुपचाप निकल गया, ये तो जगह ही नहीं है मेरी। Well, let's get serious and let's talk about your music. So 2021 में आप लोगों ने काफी ज्यादा म्यूजिक किया और you guys have been collaborating और माशाल्लाह काफी अच्छा कंटेंट किया। 2022 को लेके आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्या आप लोग और कोलैबोरेशंस करोगे या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कौन से प्रोड्यूसर्स के साथ आप? बड़े भाई अनाउंस करेंगे, तुम बोलो। नहीं बड़े भाई अनाउंस करेंगे। नहीं प्लीज आप एक दोनों साथ यार। तो हुआ ये है कि जब से हम दोनों ने साथ काम किया बोलचाल रैपर के बाद से, तो लाइक हमें पहले से ही पता समझ में आ रहा था यार हम दोनों की वाइब थोड़ी एक अलग से लेवल में डिफरेंट चीज करते हैं लेकिन कनेक्टिविटी आती है, बहुत अलग तरीके से मिलती है। पता नहीं है, हमें भी समझ में नहीं आता, ये नहीं समझ में कनेक्टिविटी आती है, करते दोनों अलग चीज है, ये बहुत स्मूथ है, मैं बहुत अलग जा रहा था, ये बहुत अलग जा रहा था, बट समहाउ इट मर्जेस वेरी वेल। तो अब हम लोगों ने एक मतलब हमारा एक स्टेप है लाइक वी बोथ विल बी कमिंग इन द गेम लाइक एज अ डुओ, तो उसका नाम है
उसका नाम है शेडी रूल्स। शेडी रूल्स। और इसका बेसिकली जो स्टोरी भी सुनाना तो स्टोरी बताओ। Let me just cut you guys. I'm just talking to my audience. You know, Shady Rules is coming. You know, and Lucky Next with a very brutal style of rapping. You know, Class Shake will be collaborating with Shady Rules, and they will make their own fucking rules. नई किताब बनाएंगे, नई जायचे बनाएंगे, नए सिखारी निकालेंगे। फतवे अब आप देख लो, फतवे आएंगे, तोहमतें लगेंगी, फड्डे होंगे, स्ट्रेट टॉक, शिट टॉक, ये नहीं, ये बताएगा क्या बताएगा। शेडी रूल्स हम लोगों ने जो नाम रखा था ना, वो पहले तो तफरी में रखा था, फिर हम लोगों ने कोई और नाम रखेंगे, अभी तो गाने बनाते हैं, पहले गाने रेडी करते हैं। एक हम लोगों ने गाना बनाया था शेडी रूल्स। उस गाने का हम लोगों ने जो पर्सपेक्टिव रखा था वो ये था कि मैं थोड़ा शेडी टाइप का रैप करता हूँ, ये थोड़ा रूल्स के हिसाब से चलता है म्यूजिक के। मैं बहुत कुछ भी बोल देता हूँ रैप के अंदर। मैं गाने के अंदर बच्ची की बात कर लूंगा, गन्स की बात कर लूंगा, मैं मसलों की बात कर लूंगा, मैं गवर्नमेंट की बात कर लूंगा, और वो कनेक्टिविटी भी होगी, उसके अंदर इनकम्प्लीट बात, सर पैर होगा बात का, इनकम्प्लीट बात नहीं होगी। और ये म्यूजिक के रूल्स के हिसाब से चलता था। तो इन साहब ने ये नाम सजेस्ट किया था शेडी रूल्स। फिर हम लोगों ने एक गाना बनाया, उसके बाद वो गाना 2-4 लोगों का भी रिलीज नहीं हुआ है, वो टाइटल ट्रैक होगा हमारे कल्चर पे वजह करा था। एक परफॉर्मेंस की थी, 2 दफा परफॉर्म किया वो। तो परफॉर्म करने के बाद हम लोगों को लगा नहीं यार ये काम अच्छा हो रहा है, तो फिर ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। शेडी रूल्स एक डियो कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे कि आप लोगों के रिलीजेस कब तक आएंगे, और क्या आप प्लान कर रहे हैं? क्या इसको ईपी बनाओगे, इसका फिर आप पहले इसको एक्सपेरिमेंट करोगे, या यू विल गाइस? एक्सपेरिमेंट तो चल रहा है, एक्सपेरिमेंट तो वैसे ही हम लैब में हर वक्त होते हैं, लैब में तो हम हर वक्त होते हैं, लैब ही लैब है वो, हर वक्त जिंदगी भर लैब चल रहा है वो। हमारा मेन ये था कि हमने मतलब टेक्निकली शेडी रूल्स बना ऐसे है कि बस हमने गाने बनाए कुछ साथ और सोच रहे थे ये तू रिलीज कर ले या मैं रिलीज कर लूं, लेकिन तू डाल, वो समझ नहीं आ रहा था, ना इधर बैठ रहा है ना वो उधर बैठ रहा है, लेकिन बैठ रहा है, गाना बैठ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमने बोला सही है, तो हम अलग से इंट्रोड्यूस एक अलग चैनल के साथ, एक अलग तरीके से, एक अलग पूरा प्लेटफॉर्म उसके लिए अलग बना के, और हमने ये सोचा है कि वी वोंट बी वेरी मीन विद दिस चैनल के बस नहीं गाना चाहिए तो बस चाहिए, बस फेंक दिया जो भी आ रहा, नहीं, हम सेम तरीके से गाने बनाएंगे। गाने चल रहे हैं, इसका चैनल चल रहा है, मेरा चैनल चल रहा है, वी वर्किंग नॉर्मली, लेकिन जो चीज़ हमें लगेगी वो इसके काबिल है कि यार यहाँ औकात इतनी है कि वो शेडी रूल पे आ सकती है, तो हम वहाँ फेंकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी और के साथ कोलैब किया, लाइक हम 2 हैं और कोई और है, और हमें लगता है कि यार ये वहाँ जाना चाहिए, तो हम उसको वहाँ फेंक देंगे। लेकिन फिर उस तीसरे बंदे का स्टाइल हमसे मिलना चाहिए, वो फिर गाना उस तरह का होना चाहिए ना, जैसा शेडी रूल्स में चल रहा है। शेडी रूल्स हम लोगों का मेरा जो पर्सपेक्टिव था, जब मैं शेडी रूल्स पहला गाना लिख रहा था तो मैंने उसको बोला था 8 बार तेरे 8 बार मेरे, हम ऐसी स्विचेस करते रहेंगे, 4-4 बार के स्विचेस, फिर एक बार के स्विचेस के हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे वो ऐसे चल उस तरीके से हम लोगों ने सोचा है। तो फिर अगला बंदा भी उसी तरीके से हमारे साथ गाना करेगा, वो सोच के गाना करेगा कि हम लोगों को एक बार में एक दूसरे से कॉन्वो करनी है, ये नहीं कि अपना कोई वर्स लिख ले तू अपना वर्स लिख ले, साथ बैठ के गाना लिखेंगे, वो वाला सीन है। तो बड़ा मतलब शेडी रूल्स का सीन बहुत डिफरेंट सा सीन है, हमारे दोनों के हिसाब से तो बहुत ही डिफरेंट सीन है। तो हमारा इसमें सिंगल ही आते रहेंगे हम लोग, हुआ कभी तो ईपी एल्बम सोची, वरना हमने सोचा कि हम सिंगल्स ड्रॉप करेंगे। Guys, that's how it goes, and that's how the deal goes. And as an artist, you can judge yourself very well. Lucky Next, Class Shake ने एक चीज नजर आई कि they are just judging themselves, और क्या अच्छा है क्या नहीं है वो खुद समझ सकते हैं, वो खुद कोलैब करके खुद एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस और इतनी मैच्योरिटी हमेशा टाइम के साथ आती है। इफ़ यू आरंट ओके, अभी आप नहीं आप समझते कि आप बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हो, सो इट्स ओके मैन, जस्ट लिसन एंड समझो गेम को। अगर ज़रूरी नहीं है तुम गाने बनाओ, जस्ट लिसन, और मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी। व्हाट डू यू बिलीव? एग्जैक्टली। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर लिसनर्स? दे आर, तो आप लोगों के बहुत डाई हार्ट फैन है, बहुत ज़्यादा लिसनर्स आप लोगों को फॉलो करते हैं, दे आइडलाइज यू, और माशाल्लाह नाम है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर लिसनर्स दे आर हु आर जस्ट ट्यून्ड इन टू यू? मैं बेसिकली अपने लिसनर्स को जो एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, यार पूरा गाना समझो, मेरे पूरा गाना नहीं समझोगे गाने का मतलब टूट जाएगा। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। मेरे जो लिसनर्स हैं वो बेसिकली बोलते हैं इसके 8 बार्स ये पढ़े और ये अलग चीज़ बोल रहा है, फिर 8 बार में अलग चीज़, बात मैं एक ही कर रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं रहे, उसको अलग अलग कर रहे हैं वो खुद ही, वो बात एक ही मैं करना चाह रहा हूँ। तो मेरे जो लिसनर्स हैं बहुत तरीके के लिसनर्स हैं। मेरे पास अगर 500 लोग मेरा कोई गाना सुनते हैं तो मुझे खुशी होती है इन 500 लोगों ने, ये 500 वो लोग हैं जो मुझे समझते हैं।
ये 500 वो लोग नहीं है कि उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं समझता। अगर मेरे 2-2,500 फॉलोअर्स हैं और मुझसे ज़्यादा किसी के होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि यार ये 2-2,500 ना मुझे एक्चुअली समझते हैं। इसमें से कोई वो बंदा नहीं है जो मेरी शक्ल की वजह से आया है कि नहीं यार क्लास एक्टिंग शॉर्ट फिल्म ये वो मेरे म्यूज़िक की वजह से। इसलिए मैंने 2 चैनल शुरू में ही बना लिए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, इखलास म्यूज़िक और इखलास तारिक। क्योंकि मेरी पिक्चर्स वाला शॉर्ट फिल्म वाला जो दौर है ना वो दूसरे सारा आईडी पे हो, और ये सारा एक अलग सिस्टम अलग तरीके से चले। इस वजह से नकी नहीं साहब अपने लिसनर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार मुझे तो खैर इतना कुछ पता भी नहीं कि मेरे लिसनर्स कैसे फिर भी there are some diehard fans. I've heard your name bro, I've heard your name. या वो तो है, वो तो डांस की वजह से सुना ना। लाइक मैं I won't brag but yeah I know आगे नहीं मसला नहीं। अच्छा आगे मसला नहीं है। नहीं वो मतलब माय लिसनर्स मैं यही बोलूँगा कि यार मैं बोलूँगा सिर्फ मुझे नहीं सुनो, खुदा का वास्ता सबको सुनो। सबको सुनना बहुत ज़रूरी है, एक को सुनना ज़रूरी नहीं है सिर्फ। अगर आपने मैं कहता हूँ जॉनरा सिलेक्ट किया ना तो जॉनरा सिलेक्ट करो, आर्टिस्ट सिलेक्ट नहीं करो। आर्टिस्ट सिलेक्ट करते हैं ना तो लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ उस आर्टिस्ट को ही सुनते हैं। आप मैं बोलता हूँ आप फिर मुझे ये भी नहीं बोल सकते कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर मुझे बोलते हैं आपने सुना ही नहीं दूसरे को, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं पूरा अच्छा हूँ? आपको पता तो होना चाहिए ना यार, दूसरा है नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट के बीच में कि मैं इससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ, मैं इससे डिफरेंट हूँ। हाँ, आपको कौन सी वाइब सुननी है, हर आर्टिस्ट की अपनी वाइब होती है, तो आप उस आर्टिस्ट को सुनोगे, इसको सुनोगे। तो मेरे लिए लिसनर्स की यही है कि यार सही है, गाने सुनो, जितने सुनने सुनो। आई नो मैं अभी तक गाने सिर्फ वो बना रहा हूँ जो मुझे भी सुकून दे रहे हैं, मुझे सुकून चाहिए, सही है, तो उनको भी सुकून चाहिए होगा। तो और भी सुकून वाले लोग हैं, उनको सुनो। मैं तो बोलता हूँ खुदा का वास्ते जेल भी सुन लो, हाशिम नवाज, हाशिम शाह, मोजी सुन लो, हाशिम नवाज सुन लो, हाशिम नवाज लाइक बहुत मजेदार एक रिप्रेजेंटेशन थी। व्हाट डू यू बिलीव कि अच्छा कुछ इल्जामात है साशे का इल्जामात कुछ ये है कि आप यूनिस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, और आप पे एक बात की गई है इंडस्ट्री में कि आप यूनिस का फ्लो कॉपी करते हो, इस तरीके की बात है, तो आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस बात पे? यार मैंने ना एक जो स्टार पर मैं ही बोला था, क्लास इन द हाउस, एक सर्कल में घूम रहा था। हाँ मैंने जब स्टार्ट किया हिप हॉप को सुनना, बर्गर कराची किसने नहीं सुना, मैंने वहीं से रैप सुनना स्टार्ट किया। मैंने शायद पहले बोहेमिया को नहीं सुना था, शायद यंगस्टर्स को सुना था मैंने, बर्गर कराची। उसके बाद मैंने बोहेमिया पे आया, बाद में मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई प्रॉपर हिप हॉप की, समझना शुरू किया। बाद में जाके और आर्टिस्ट को पढ़ना शुरू किया, गज़लें पढ़ना शुरू की, शेर व शायरी पढ़ना शुरू की, शायरों को पढ़ना शुरू किया। इससे पहले यंगस्टर्स ही थे। प्रिटी लिटिल फियर्स आपने अगर गाना सुना है उनका उर्दू रिमिक्स, वो उस गाने से इंस्पायर्ड हुआ। आगे करते करते तो दिमाग में ना वर्ड्स लिमिटेड थे, चाहता अपना ही स्टाइल था ऑब्वियसली, लेकिन वो वर्ड्स वही बार बार आ रहे थे। आवाज़ का टेक्सचर जो था वो लोग बोलते रहे यूनस वाला है, थोड़ी भारी उस तरीके की आवाज़ है, थोड़ी ब्रूटल टाइप की जैसे यूनस की आवाज़ आती है। ऑल्दो यूनस मुझे बहुत पसंद है, मुझे अंजुम से ज़्यादा यूनस पसंद है। यूनस बहुत डिफरेंट टाइप की राइटिंग करता है, जो मुझे राइटिंग पसंद आती है बेसिकली एक उर्दू शायर के अंदर, वो चीज़ करता है। तो बेशक इंस्पायर्ड था मैं, लेकिन कॉपी नहीं कह सकते आप। मेरी कोई लाइन उसकी लाइन नहीं है। मेरे कोई एक वर्ड अगर आप साथ वाले वर्ड के साथ मिला लो ना, तो कोई 2 वर्ड्स भी ऐसे नहीं होंगे जो यूनस ने अपने यूज़ किए हुए होंगे। वो डिफरेंट चीज़ कर रहा है, मैं डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ। टेक्सचर आवाज़ का सेम था, जिस तरह से लोग बोलते थे फ्लो भी सेम। अब मतलब एक बंदा अगर डबल टेम्पो में रैप कर रहा है 120 BPM के ऊपर, ये भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मेरा टेक्सचर था ना, उसकी वजह से लोग बोलते थे कि ये यूनस है। एक परसेप्शन बन गया आपके बारे में, और एक फजूल की कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। लेकिन ये भी अब वही बात है, क्लियर कर दिया, सही है, मतलब एक्सेप्टेंस है कि वही बात लोगों, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने बोला होगा जिन्होंने कोई सुना हुआ था, उन्हीं को सुनता। अच्छा, इनकी लिसनिंग वही है। यंगस्टर्स की बात हो रही है अगर, तो हाउ मच यू हैव सीन दीज गाइज हसलिंग, और इन्होंने रैप इंडस्ट्री कैसे डेवलप किया, और व्हाट यू से कि अब वो माशाल्लाह बहुत शोज कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑब्वियसली अंडरग्राउंड अंडरडॉग्स थे वो, यू नो, तो आप इस बारे में कुछ बताएं। यार अंजुम को ना मैंने एक टाइम पे, तला अंजुम को मैंने फेज़ 2 में देखा था, जब मैं काफ़ी छोटा होता था, नया जब डिफेंस में शिफ्ट हुआ था, तो फेज़ 2 वगैरह में आकर बैठा करता था मेरे कुछ दोस्तों के साथ। बाद में उनके साथ बैठना शुरू हुआ, तो तब वो उठ गया था वहाँ से, डिफरेंट तला अंजुम बन गया था तब वो, पहले एक नॉर्मल बंदा था। तो तब उस टाइम पे मैंने उसको देखा था, जब वो फेज़ 2 में शाजी होटल एक था, उसके ऊपर आकर बैठा करता था, दोस्तियाँ यारियाँ संगतें वगैरह, वो उस टाइप का बंदा था। यूनुस से मैं कभी नहीं मिला। यूनुस के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत हम्बल बंदा है, अच्छा बंदा है, तरीके का बंदा है। इनकी हसल जहाँ तक की बात होती है, वहाँ तक मैंने सिर्फ इनको गानों से ही देखा है, मैं कभी पर्सनली दोनों से नहीं मिला आज तक। मैंने सामने देखा, मिला कभी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता वो बंदों की हसल क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने इनका म्यूज़िक देखा है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखी है।
ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट देखिए, बहुत इंप्रूवमेंट देखिए। मैंने भाई हाँ बंदा बर्गर कराची से अगर अफसाने बना रहे ना तो उसका मैंने देखा है HMC वाले टाइम से इनको, हैवी मेटल क्रू वाले टाइम से ताज कॉम्प्लेक्स वाला सीन जो था वो मोजी वहीं होता था, उसामा यंग बोन के नाम से, AYJ नहीं वो अनवर चौहान, बिगी को मैंने वहीं देखा है, ये लोग सारे वहाँ रिकॉर्ड करने के लिए आते थे। एग्जैक्टली ये मैंने इनको उस टाइम पे देखा है और तभी दिख रहा था कि नहीं यार ये वही वाला टाइम है अगेन, द गोल्डन टाइम। शरफ कैसर इन द हाउस बेबी, वो सब चलता था, वो सब चीजें आई जस्ट कनेक्ट द वाइब। आपने उसको कल्चर को वहां, मैंने वहां से उनको देखा है तो मुझे दिख रहा है कि मतलब ग्रो किस तरह से कर रहे थे, वो दिख रहा है। ऊपर से एक बात भाई, ये 30 साल का है, 30 ये मुझसे बहुत बड़ा है। 30 साल का मैं 22 का भी हूँ, सही है। मैं 29 का हूँ, 30 का होऊंगा। 29 का है यार, 29 का है यार। तो इसने उस तरीके से भी, ये 12 साल से हिप हॉप में है यार, 15 साल से हिप हॉप में। 12 मैं जब 12 साल का था तब मैंने जूनियर जैब्स का नाम सुना था, जो ये लॉन्डे का क्रू था उस टाइम पे डांस का, हमारा पुराना क्रू था। उस टाइम पे मैंने तैशी का नाम सुना हुआ था, मैंने जूनियर जैब्स का केमिस्ट्री क्रू में डांस था, पहले डांस करता ये भी डांस करते थे पहले भाई, बी बॉइंग का शौक था मुझे बहुत, इनको बड़ा शौक था। तो हमारा एक छोटा बहुत क्रू भी था, तो उसके अंदर मैंने कैफे वगैरह में होता रहा, बहुत होता था। जौहर में जहाँ पे हिलटॉप, नाज़िमाबाद वाज फिल्ड विद इट, नाज़िमाबाद भरा हुआ था, मैं बता रहा हूँ भाई, नाज़िमाबाद से है, भरा हुआ था नाज़िमाबाद वाज फिल्ड विद इट भाई। सही, फाइन, हम 2 सेशंस करेंगे। मैं कुछ नाम लूंगा, आप लोग 1 वर्ड देना उसके बारे में, लाइक कुछ रैपिड रैंडम आर्टिस्ट के नाम है, 1 वर्ड देगा एंड वी विल मूव ऑन इस तरीके से। वेल जोके, गुड, मेंटोर लोगों के लिए, मैं कभी मिला नहीं, मेंटोर एक्चुअली मेंटोर, मतलब मैं बोलूँगा नॉट प्रॉपर्ली एक्सप्लोर्ड, मतलब लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया उसको सही, लिटरली। साहिल लोधी, मॉर्निंग शो, चाय का कप मतीरा, क्या ही बोल सकते हैं। 2 1 वर्ड, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करती है यार, उसको मैं 1 वर्ड में कैसे बोलूं? ओके, मतलब आर्टिस्ट 1 वर्ड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। 1 वर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत पोटेंशियल है, बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत ज्यादा। ओके, देन यू गॉट फरदीन, कोई पोटेंशियल नहीं है। ओके, 1 वर्ड, सही है, सब अपना अपना काम है सबका, सही। ओके, जहांगीर खान नियाज़ी, भाई है मेरा, पुराना दोस्त है मेरा, पुराना दोस्त है आपका। ओके, नाइस फ्रेंड। ओके, हाशिम इसाक, हाशिम इसाक बहुत पुराना दोस्त है, लाइक ही इज अ वेरी लाइक ओल्ड फ्रेंड। मुझे इतना टाइम नहीं हुआ हाशिम इसाक को सुनते हुए। अच्छा आर्टिस्ट है, वेरी नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यूनिक, बहुत यूनिक है। इधर वो 10 के बीच में खड़ा होता है, देखोगे ये कौन है? नहीं इस तरीके से नहीं, आप बोलोगे वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी, बहुत pure hustler. He knows his vision, man. He knows hard working, very hard working. It makes sense to him. जो करता आ रहा है वो चीजों को इवॉल्व करता आ रहा है, he is very connected. और जो उसके साथ हस्लर है, जो उसकी टीम है, you know, he is very team oriented person. I will say he have a potential leadership qualities. बिल्कुल, very nice. He is a very good leader. He know how to lead the team. And उसको कोई discrimination नहीं है कि बंदा कैसा है क्या नहीं। Good artist आर्ट को आर्ट में बोलता है और वो हमेशा बिल्कुल जस्टिफाई करता है। Exactly. Well, guys, thank you so much again, Nakinex, Classic, for joining this session. Thank you for giving time to Encyclopedia Hub. हमने बहुत सारी डिस्कशन की, बहुत सारी बातें की, और guys आप लोगों के सामने एक रियल ओरिजिनल पर्सनैलिटी सामने आई Nakinex Classic की, how they are rolling and उनका माइंडसेट क्या है, और वो कैसे म्यूजिक को अपने करीब देखते हैं, और वो कैसे लाइफ को अपने करीब देखते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान एक सिंगल ही वर्थ नथिंग, जबकि वो टीम में हो वो एक कमाल कर सकता है। यू नो, टीम मेक्स द ड्रीम वर्क, एंड टीम ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप घर में हो तो यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, इम्पोर्टेंस
है आपकी, यू नो, यू कांट बी अ रिक्लूसिव पर्सन कि मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, आप ना चाहते हुए भी सोसाइटी का पार्ट हो, आप माशरा बनाते हो, आपकी एग्जिस्टेंस पूरे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, आप इसको नहीं समझो कि आप वर्थलेस हो, यू नो। सो गाइस कीप हसलिंग फॉर सम गुड पर्पसेस। टाइम के साथ सब चीजें चेंज होती हैं एंड दैट्स हाउ द कल्चर इवॉल्व्स और दैट्स हाउ वी ग्रो। वेल वी आर साइनिंग इट आउट विद द मैसेज ऑफ लव, रिस्पेक्ट, पीस। पीस आउट। मतीरा वाला जो रिएक्शन आया ना, साइड लोधी पे आ गया। तुमने फौरन साइड मतीरा का प्रपोज किया, वो जो एक्सप्रेशन वहां आया ना, साइड लोधी पे निकला, वो मतीरा पे कट लगा है। हां, मतीरा गलत बात क्यों सही है? नहीं सही है। मतीरा इतनी सुथरी थी हमारे साथ। फरदीन बोलता था उसकी बहन है, हमारी नहीं है। ये ना तुम लोग, मैंने भी बहन नहीं बुलाया। अखलास भाई, वन वर्ड तुम ये बोल देते, तुम बोल रहे हो कि यार मैं एक वर्ड यूनिवर्स बोल दे, शूट कर। अबे उनकी यूनिवर्स केड़ी यूनिवर्स भाई? तूने बोलना हो तो बोल दे। हां भाई, मुझे नहीं बोलना। तूने नहीं बोला। इंटरव्यू लेंगे तो मतीरा के लिए। मतीरा के गुम जाएगा ये, गुम हो जाएगा ये ब्रो। अबे कट कर देना, ओए यार तुमने हमें बुलाया था, तुमने अपने लगा दिया। एम्पावरमेंट का केस होगा इस पे। ओह शिट, मीशा शफी लग जाएगी इसमें। यार आउटरो देने दो मुझे। मीशा शफी लग जाएगी इसके पीछे भी। ऐसे लगी नहीं भाई, पीछे ये कांड लगा है वीडियो। ये तो लगेगा। ये लो यार, जानती है अब क्या। बहुत अच्छा इंटरव्यू है। आउटरो देने दो मुझे, आउटरो देने दो, सही है।